गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रेम शांति कॉलेज में आज आपका सेकेंड ईयर के छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापकों का स्वागत है। आज हम स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के बारे में पढ़ेंगे। यह जो आपका सब्जेक्ट महाविद्यालय में ऑफर सब्जेक्ट के रूप में है वो उसको हम आज सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। स्व अथवा आत्मा का अर्थ एवं प्रकृति। स्व के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान होती है। यह पहचान उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में देखी जाती है। स्व का विकास प्रत्येक स्थिति में क्रमागत रूप में विकसित होता है। इसके आधार पर ही व्यक्ति पृथक रूप में, पृथक प्रतिष्ठा के रूप में तथा पृथक स्थापना के रूप में देखा जाता है। जैसे एक व्यक्ति से कहा जाता है कि वह महात्मा गांधी की भांति सत्य एवं अहिंसा में विश्वास रखता है, क्योंकि सत्य एवं अहिंसा का गुण महात्मा गांधी की पहचान बनाता है। इसी प्रकार क्रांतिकारी का गुण सरदार भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद में था। इस प्रकार स्व के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की एक पृथक पहचान होती है। व्यक्ति की पहचान अपने लिए तथा दूसरों के लिए होती है। स्व या आत्म के अंतर्गत व्यक्ति की पूर्णता, विशिष्टता एवं संबद्धता का वर्णन होता है। स्वयं या आत्म की अवधारणा अनेक प्रकार के मुद्दों को जन्म देती है। इस प्रकार व्यक्ति ऐसे तत्वों का चुनाव करता है जो उसको संपूर्ण व्यवस्था से पृथकता प्रदान करती है। जैसे प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा में प्रकृतिवाद को चुना तो उसकी पहचान प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों के रूप में हुई। जिन शिक्षा शास्त्रियों ने आदर्शवाद को स्वीकार किया उनकी पहचान आदर्शवादी शिक्षा शास्त्रियों के रूप में हुई। इस प्रकार प्रत्येक छात्र छात्रा एवं बालक बालिका विविध प्रकार की परिस्थितियों में अपने व्यापक मूल्यों एवं विधियों का चयन करके अपनी पहचान स्व या आत्म को सिद्ध करता है। जब आत्मसंरचना की प्रक्रिया में व्यक्ति सामान्य से पृथक दिखाई पड़ता है तो वह अपने प्रधानाध्यापक से पृथक रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी तथ्यों का चुनाव करता है। आत्मसंरचना की प्रकृति या स्वरूप। आत्मसंरचना की प्रकृति में व्यक्तिवादी प्रक्रिया, यह एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया के रूप में होती है। इसमें व्यक्ति की पहचान सामान्य से पृथक रूप में होती है। कक्षा में कुछ छात्र प्रतिभाशाली होते हैं तो कुछ छात्र सृजनात्मक होते हैं। इसी क्रम में कुछ छात्र सामान्य होते हैं तथा कुछ छात्र मंदबुद्धि होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक छात्र की कक्षा कक्ष एवं विद्यालय में एक पृथक पहचान होती है। यह पहचान उस छात्र की अंतर्निहित प्रतिभाओं एवं योग्यताओं के आधार पर निर्भर करता है। छात्र द्वारा विविध परिस्थितियों में किए जाने वाला व्यवहार उसकी व्यक्तिगत पहचान बनाता है। पृथक व्यक्तित्व की प्रक्रिया। आत्मसंरचना एक पृथक व्यक्तित्व की प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समस्या को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखता है। इस आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित कर दिया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी ढंग से भारत में अंग्रेजों को भगाना चाहा था, इसलिए उनकी पहचान क्रांतिकारी के रूप में हुई तथा उनके व्यक्तित्व में उन सभी गुणों का समावेश पाया गया जो कि एक क्रांतिकारी में पाए जाते हैं। साठ तत्व की प्रक्रिया। साठ तत्व की प्रक्रिया में स्व संरचना की प्रक्रिया में 60 तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है। एक छात्र गणित में के विषय में दक्षता प्राप्त करता है तो उसकी यह पहचान होती है कि वह गणितज्ञ है या गणित में सर्वोत्तम छात्र है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में जब व्यक्ति द्वारा अनेक प्रकार की सफलता प्राप्त की जाती है तो व्यक्ति को उसकी सफलता के साथ जोड़ दिया जाता है। सामाजिक जीवन में सफल व्यक्ति, राजनीतिक जीवन में सफल व्यक्ति एवं कर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है। व्यक्तिगत विशेषताओं की प्रक्रिया। आत्मसंरचना के अंतर्गत छात्रों की बहुत सी विशेषताओं की पहचान बन जाती है। एक छात्र कक्षा में दूसरे छात्रों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है तथा वह प्रत्येक छात्र के प्रति समर्पण भाव रखता है तो उसकी पहचान सहयोगी छात्र के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार विशेषताओं के आधार पर छात्रों को पहचान का निर्माण संभव होता है। छात्रों की विशेषता ही उनकी आत्मसंरचना में सहायता करती है। अब है व्यक्तिगत गुणों की प्रक्रिया। छात्रों के व्यक्तिगत गुण भी उसकी पहचान के रूप में जाने जाते हैं। जैसे एक छात्र अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन, उनका अभिवादन करता है, इसी आधार पर उसकी पहचान आज्ञाकारी बालक के रूप में हुई। इस प्रकार व्यक्तिगत गुणों के प्रकटीकरण की प्रक्रिया छात्र की आत्मसंरचना की प्रक्रिया के रूप में होती है। निरंतरता की प्रक्रिया। आत्मसंरचना व्यक्ति के द्वारा
विलक्षणता की प्रक्रिया, आत्मसंरचना को विलक्षणता की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। विलक्षणता व्यक्ति की सामान्य से पृथक पहचान निर्मित करती है। जैसे एक प्रश्न पत्र को सभी छात्र 1 घंटे में पूर्ण करते हैं, जबकि एक छात्र जो बुद्धिमान होता है वो 20 मिनट में ही पूर्ण कर लेता है। इसलिए उसकी प्रतिभाशाली छात्र के रूप में उसकी पहचान हुई। स्वसंबोधन की प्रक्रिया में आत्मसंरचना का संबंध सामाजिक या सामुदायिक व्यवस्था से होता है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान समुदाय में ही बनती है। एक प्रतिभाशाली छात्र की पहचान कक्षा में ही होती है। अतः व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उनका संबंध समाज, विद्यालय, समूह आदि से होगा, तभी उनकी पहचान का कारण बन सकती है। अतः यह स्वसंबोधन की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है। सर्वोत्तम भूमिका की प्रक्रिया में व्यक्ति की पहचान उस स्थिति में होती है जब उसकी भूमिका सामाजिक एवं तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में सर्वोत्तम सिद्ध होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए सर्वोत्तम भूमिका की खोज में लगा रहता है। जिस भूमिका को समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है उसको उस व्यक्ति की स्वसंरचना के रूप में मान लिया जाता है। गांधी जी का सत्याग्रह आज के समाज में उनकी स्वसंरचना प्रस्तुत करता है। चुनाव की प्रक्रिया, जीवन में विशेष परिस्थितियों में अनेक अवसर चुनाव के होते हैं जिसमें व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका के लिए चुनाव प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जब व्यक्ति सामान्य से पृथक हटकर ऐसे तथ्यों का विकल्प का चुनाव करता है तो चुनाव ही उसकी पहचान बना ली जाती है। एक छात्र अध्यापक विद्यालय गतिविधियों में सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सामुदायिक संपर्क में रहता है तो उसकी पहचान एक सामाजिक एवं सहभागी छात्र अध्यापक के रूप में होती है, क्योंकि विद्यालय को सर्वाधिक सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने में वह छात्र अध्यापक सफल हो जाता है। किशोरावस्था की प्रक्रिया में आत्मसंरचना का संबंध किशोरावस्था से अधिक है, क्योंकि स्व का निर्माण किशोरावस्था में सर्वाधिक होता है। एक शिक्षक द्वारा किशोरावस्था में बालक को निर्देशन, परामर्श अधिक प्रदान किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में एक बालक अपनी भूमिका के सर्वोत्तम स्वरूप की खोज करता है। 13 से 19 वर्ष की अवस्था में स्वसंरचना का निर्माण तीव्र गति से होता है। पारिवारिक प्रक्रिया में परिवार में विविध प्रकार की गतिविधियों द्वारा जो भी स्व या आत्मसंरचना का निर्माण होता है, जैसे दादा दादी बालक को बहुत प्यार करते हैं तो बालक दादा दादी की आज्ञा का पालन भी करते हैं। दोनों स्थितियां बालक एवं दादा दादी की पहचान को सिद्ध करती है। इस प्रकार की परिवार की गतिविधियों का अनुकरण भी जब बालक द्वारा बाहरी व्यवहार भी किया जाता है तो व्यवहार उसकी सामाजिक पहचान बना देती है। व्यवहारिक प्रक्रिया में स्वसंरचना की स्थिति व्यक्ति के व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती है। एक छात्र पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं के चयन, उनमें अपनी भूमिका के निर्वहन में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है तो उसको सृजनात्मक छात्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहार व्यक्ति को स्वसंरचना को प्रदर्शित करता है। सांस्कृतिक प्रक्रिया में स्वसंरचना एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के स्वरूप में स्वीकार की जाती है। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं। उन संस्कृतियों के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है। संस्कृति से हटकर व्यक्ति की पहचान उस स्थिति में होती है जब वह अपनी संस्कृति के कुछ तत्वों को त्याग देता है। आत्मसंरचना के प्रकार। आत्मसंरचना का प्रकार है, फर्स्ट है आत्म पहचान या आत्म अवधारणा। आत्म पहचान या आत्म अवधारणा के प्रमुख आधार स्वयं के बारे में ज्ञान, स्वयं के बारे में समझ से होता है। स्वयं की पहचान का संबंध शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अभिवृत्तियों या लक्षणों से होता है, क्योंकि ये सभी तथ्य आत्म पहचान को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की विशेषताएं, आदत, विश्वास, विचार विविध तत्वों को प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्ति में स्वकल्पना एवं स्वसम्मान का उदय होता है। इस प्रकार आत्म पहचान एक व्यापक संप्रत्यय माना जाता है। आत्म पहचान के अंतर्गत विविध प्रकार की पहचानों का समावेश होता है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया जाता है। जातीय और राष्ट्रीय, धार्मिक, लैंगिक असमता पहचान आदि, इन सभी का प्रत्यक्ष वर्णन करना अनिवार्य भी है। जाति पहचान की संरचना। जाति पहचान की संरचना विभिन्न प्रकार की सामूहिक संस्कृतियों, भाषा व्यवस्था, धार्मिक गुणों, रीति रिवाजों के आधार पर होती है। वैदिक रीति रिवाज से विवाह करने पर एक व्यक्ति की पहचान हिंदू के रूप में होती तथा निकाह करने पर व्यक्ति की पहचान मुस्लिम के रूप में होती है। इसी प्रकार अनेक जातियों के विभिन्न विधान उपलब्ध होते हैं, जिनके अनुसार व्यक्ति समाज में या उस जाति में अपनी पहचान बनाते हैं। अनेक जातियां अपनी बहादुरी के लिए भी जानी जाती है। इस पर उत्पन्न व्यक्ति अपनी पहचान एक बहादुर व्यक्ति के रूप में करने लगता है। इस प्रकार जाति संरचना व्यक्ति के आत्म या स्व को प्रभावित करती है।
राष्ट्रीय पहचान की संरचना। राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत विविध आचार संहिता एवं दार्शनिक तत्वों का समावेश होता है। अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण करने के लिए विविध नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। भारतीय अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका समर्पण भाव सद्भावना अमेरिका के विकास के लिए हो जाती है, क्योंकि पहचान अमेरिका के नागरिक के रूप में हुई। धार्मिक पहचान की संरचना में धार्मिक पहचान की संरचना का प्रमुख आधार व्यक्ति की धार्मिक आवश्यकताएं, मूल्यों, विश्वास होते हैं। माता पिता के धार्मिक विश्वासों का प्रभाव भी बालक की पहचान बनाता है। जैसे हिंदू संप्रदाय का बालक अभिवादन में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम आदि शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसको अपने परिवेश में यही शिक्षा प्राप्त हुई। व्यक्ति प्रमुख धार्मिक सामुदायिक विचारों से प्रभावित होकर भी अपनी धार्मिक पहचान बना लेता है। जैसे गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति अपनी पहचान सन्यासी के रूप में प्रदर्शन करता है। इस प्रकार धार्मिक पहचान की प्रक्रिया धार्मिक रीति रिवाज, मूल्य और विश्वासों से निर्मित होता है। लैंगिक पहचान की संरचना। लैंगिक पहचान की संरचना में प्राय स्त्री एवं पुरुषों के मध्य भी विभाजन का आधार उनकी पहचान का आधार बनाता है। कपड़े, बालों की बनावट, सामाजिक व्यवहार, व्यावसायिक प्रक्रिया हमारे समाज में अनेक कार्यों को स्त्रियों के लिए निर्धारित कर दिया है, जिससे उनकी पहचान समाज में सर्वोत्तम रूप से सिद्ध होती है। एक स्त्री अपने परिवार में स्वच्छता रखती है तथा भोजन स्वादिष्ट रूप से तैयार करती है तो उसकी पहचान कुशल गृहिणी के रूप में हुई। यदि वह आर्मी में अधिकारी है तो उसकी पहचान कुशल गृहिणी के रूप में नहीं की जा सकती। अतः लैंगिक पहचान भी पहले से निर्धारित क्रियाकलापों के बीच विकसित होती है। वर्तमान समय में इसके विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी हो रहे हैं। अक्षमता पहचान की संरचना। अक्षमता पहचान की संरचना के भी अनेक कारण हैं। प्रथम अवस्था में कुछ अक्षमताएं जन्मजात होती है। बालकों की बुद्धि लब्धि संबंधी अक्षमता का होना एवं बालक का किसी अंग से भिन्नता के साथ पैदा होना, यही इसी क्रम में कुछ अक्षमताएं किसी दुर्घटना के कारण उत्पन्न होती है, जिनको दूर किया जा सकता है। सिर में चोट लगना, किसी दुर्घटना में हाथ पैर का टूटना, ये सभी उसकी अक्षमताएं किसी प्राकृतिक व मानवीय दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई। जैसे जापान में परमाणु बम भी गिरा जाने के बाद यहाँ के बच्चे अक्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। इस प्रकार अक्षमता की पहचान और संरचना उपरोक्त कारणों में होती है। संगठनात्मक पहचान की संरचना। संगठनात्मक संरचना की सदस्यता जब व्यक्ति द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तब उसे संगठन के नाम के आधार पर पहचान बनाई जाती है। एक व्यक्ति सैनिक संगठन के रूप में सैनिक बन जाता है। उसकी पहचान एक सैनिक के रूप में हुई और उसको अपने संगठन से इतना अधिक लगाव हो जाता है कि वह संगठन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। इसी क्रम में संगठन का संस्थापक या संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य मर जाता है तो इसके लिए वर्षों तक उस दिन को दुखद दिन के रूप में भी मनाया जाता है। और व्यक्ति पहचान की संरचना में पहचान का संबंध समूह या समाज के विश्वास, मूल्यों, विचारों से संबंधित होता है। किशोरावस्था में किसी किशोर के साथी समूह नैतिक मानवीय क्रियाओं में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार का विश्वास उस किशोर को प्रभावित करेगा जो कि नैतिकता एवं मानवता में विश्वास नहीं करता। इसका प्रमुख कारण समाज में इन मूल्यों की प्रतिष्ठा एवं पहचान होती है। इसी क्रम में अंतर्वैयक्तिक पहचान की संरचना आत्मविश्लेषण एवं आत्ममूल्यों से भी होती है। इसमें व्यक्ति अपनी पहचान के बारे में विचार करता है कि वास्तविक रूप में उसको नैतिकता एवं आदर्शवादी व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। इस प्रकार की अंतक्रिया बालक के मन को अपनी पृथक एवं विशेष पहचान विकसित करने में उसकी अब है आत्मसंरचना को प्रभावित करने वाले तत्व। स्व या आत्मा को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व परिवेश में होते हैं, जिनके प्रभाव से ही व्यक्ति के स्व का निर्माण होता है। इन परिस्थितियों के सकारात्मक होने पर किशोरों द्वारा अपनी पहचान प्रभावी रूप में सिद्ध की जाती है तथा नकारात्मक होने पर अपनी पहचान सिद्ध करने में असफलता होती है।
विद्यालय आदि के वातावरण में अपने आप को समायोजित कर देता है तो वातावरण किशोर के प्रति सकारात्मक है, तो उस स्थिति में किशोर अपनी भूमिका के विषय में भ्रमित नहीं होता तथा अपनी भूमिका श्रेष्ठ रूप में संपन्न करते हुए अपने स्वयं को सिद्ध करता है। यदि किशोर वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है तो वह स्वयं को सिद्ध करने में असफल हो जाता है। आत्ममूल्यांकन: जब किशोर द्वारा अपने कार्य एवं व्यवहार का मूल्यांकन स्वयं किया जाता है तो उसको अपने कार्य, व्यवहार, भूमिका की त्रुटियां ज्ञात हो जाती है। इसके लिए यह निरंतर सुधार करने का प्रयास करता है। इस स्थिति में किशोर द्वारा अपनी भूमिका श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करके अपने आत्म की संरचना की जाती है। आत्ममूल्यांकन की जितनी अधिक क्षमता किशोर में होती है उनके अनुरूप ही किशोर में पहचान सिद्ध करने की भी क्षमता होती है। पारस्परिक क्रिया में आत्म संरचना को पारस्परिक क्रिया द्वारा भी प्रभावित किया जाता है। प्रायः जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो उसका प्रभाव भी एक दूसरे पर होता है। एक किशोर सभी साथियों के साथ सहयोगी एवं अनुशासित व्यवहार करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने अन्य साथियों को भी अपने व्यवहार से सुखद अनुभूति कराता है। इसलिए इसकी विद्यालय एवं अपने समूह में श्रेष्ठ पहचान है। इससे प्रभावित होकर अन्य किशोर भी अपने कार्य, व्यवहार एवं भूमिका में परिवर्तन करके उनकी पहचान बनाता है। मित्र समूह में किशोरों पर अपने मित्र समूह का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव उनकी आत्म संरचना में भी देखा जाता है। प्रायः मित्र वर्ग के साथ मिलकर भी किशोर अपनी पहचान सिद्ध कर देता है। जैसे एक छात्र पढ़ने में कमजोर है, वह अपने साथी समूह को देखता है कि वे सभी विद्यालय के बाद 6 घंटे और पढ़ते हैं तो वह भी उनके अनुरूप पढ़ने लगता है क्योंकि उसको उसका संगति का असर पड़ा। परीक्षा परिणाम में वह अपने साथी समूह के समान ही अपनी पहचान सिद्ध कर देता है। इस प्रकार की व्यवस्था वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनाकर अपनी पहचान बनाता है। माता पिता का व्यवहार: बालक माता पिता से सर्वाधिक सीखने का प्रयास करता है। इसका प्रभाव उसकी स्व संरचना पर पड़ता है। प्रायः यह देखा जाता है जिन परिवारों में किशोरों के संबंध अपने माता पिता से आत्मीय एवं विश्वासपूर्ण स्थिति में होते हैं उन परिवारों में किशोर द्वारा अपने माता पिता के कार्य व्यवहार से सीखकर अपनी पहचान सिद्ध की जाती है। क्योंकि किशोर के माता पिता स्वयं समाज में अपनी पहचान सिद्ध कर चुके होते हैं। यदि माता पिता का व्यवहार किशोरों के प्रति कुसमायोजित है तो उनकी पहचान का स्वरूप भी श्रेष्ठ रूप से विकसित होगा। सामाजिक संरचना भी किशोरों की आत्म संरचना को प्रभावित करती है। जैसे प्राचीन काल में सामाजिक संरचना धर्म, जाति, आदर्शवादी मूल्यों पर आधारित होती है। इसलिए उस समय किशोर इन आधारों पर ही अपनी पहचान सिद्ध करने का प्रयास करता है। जैसे धार्मिक क्षेत्र में पूर्ण मनोयोग से कार्य करना तथा परोपकारी एवं परमार्थी बनना आदि। वर्तमान समय में विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक संरचना में स्वतंत्रता, समानता, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का समावेश होता है। वर्तमान समय में किशोर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वयं के मानदंडों पर अपनी पहचान सिद्ध करता है। ज्ञान के आधार पर छात्रों द्वारा उचित एवं अनुचित का निर्णय सरलता से कर दिया जाता है। वे सर्वाधिक प्रावीण्यता का परिचय ज्ञान के आधार पर ही प्रस्तुत करते हैं। ज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही छात्रों की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में तर्कसंगत एवं उपयोगी सिद्ध होता है। छात्र अपनी पहचान सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं। जब छात्रों का संज्ञानात्मक विकास नहीं होता तो उनकी पहचान संरचना बाधा उत्पन्न करती है। धर्म, कुछ समाज, परिवार, संस्थाओं में धार्मिक विश्वासों की अधिकता होती है। यहाँ धर्म 2 प्रकार से स्वसिद्धि की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जिस समुदाय में धार्मिक उदारता, सर्वधर्म समभाव की अधिकता होती है उस समाज में छात्र अपनी पहचान सिद्ध करने में सफल होते हैं क्योंकि इस अवस्था में सार्वभौमिक मूल्यों का समावेश होता है। इसके विपरीत जिस समाज में धार्मिक संकीर्णता होती है वहाँ किशोर अपनी पहचान सिद्ध करने में असफल होते हैं। संस्कृति के माध्यम से भी स्व संरचना को प्रभावित किया जाता है। संस्कृति में सामाजिक जीवन की लोक परंपरा, लोक नृत्य, लोक नाट्य, विविध रीति रिवाज सम्मिलित होते हैं। यदि छात्रों को सांस्कृतिक जीवन का पूर्ण ज्ञान है तो समाज में सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव है तो उस छात्र की पहचान सर्वोत्तम रूप में होगी कि सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करना। इसके विपरीत स्थिति में किशोर अपनी पहचान सिद्ध नहीं कर पाता। आर्थिक अवस्था का स्वरूप, शासन व्यवस्था का स्वरूप, सरकारी नीतियां भी स्वयं को संरचना को प्रभावित करती है। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं अपनी पहचान सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं। भारतीय सरकार द्वारा उनको अपनी स्व संरचना सिद्ध करने में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि स्व या
प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक गतिविधियों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है। स्व अवधारणा का आशय व्यक्ति के उन विचारों एवं भावों के अस्थायी रूप से होता है जिसे वह आत्म पहचान की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। अनेक अवसरों पर स्व की अवधारणा का विकास स्वयं के विचारों एवं भावों से होता है। एक छात्र यह अनुभव करता है कि उसमें दौड़ने की क्षमता है, यह उसकी आत्म पहचान का अंग है। जब वह किसी दौड़ की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने प्रति एक धारणा विकसित करता है कि मैं एक धावक हूँ। इस प्रकार की अवधारणा स्व अवधारणा के अंतर्गत आती है। द्वितीय स्थिति में जब एक शिक्षक छात्र को यह कहता है कि उसमें एक धावक बनने की क्षमता है, योग्यता है, तो यह स्थिति उसकी आत्म पहचान है। जब शिक्षक उसको विद्यालय और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है तथा वह छात्र प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो शिक्षक कहता है कि वह एक अच्छा धावक है तथा छात्र भी कहता है कि मैं एक अच्छा धावक हूँ। इस प्रकार विविध प्रकार की आंतरिक क्रियाएं, आंतरिक चेत, स्व अनुभव, वर्तमान के अनुभव, भूत के अनुभव, भविष्य की संभावनाएं आदि के माध्यम से स्व अवधारणा विकसित होती है। स्व अवधारणा आत्म पहचान का अस्थायी रूप माना जाता है। आत्म पहचान में किसी आंतरिक व्यवहार की संभावना होती है, परंतु स्व अवधारणा में यह संभावना पूर्णतः सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार आत्म पहचान के द्वारा ही स्वयं की अवधारणा का निर्माण होता है। अनेक विद्वानों द्वारा आत्म पहचान एवं स्व अवधारणा को एक रूप माना है, परंतु इन दोनों में एक सोपान का यह अंतर है कि आत्म पहचान प्रथम सोपान है। अलग अलग प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में स्व अवधारणा का आशय उस संज्ञानात्मक एवं वर्णनात्मक प्रक्रिया से है जिसमें छात्र अपने भूत एवं वर्तमान के अनुभवों तथा भविष्य की संभावनाओं को आधार बनाते हुए अपनी सामाजिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक भूमिका को निश्चित करता है तथा अपने कार्य एवं व्यवहार में स्वनिहित योग्यताओं, प्रतिभाओं को सिद्ध करने का प्रयास करता है। स्व अवधारणा की प्रकृति का स्वरूप आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया, निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया, संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, अनुभवों के संकलन की प्रक्रिया, भविष्य की संभावनाओं की प्रक्रिया, संज्ञानात्मक सार की प्रक्रिया, निर्णय की प्रक्रिया, स्वसंरचना की प्रक्रिया, स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। स्व अवधारणा के विकास के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। स्व अवधारणा के विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय एवं समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्व अवधारणा के विकास के सर्वोत्तम रूप में होने से स्वयं छात्रों एवं समाज को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। स्व अवधारणा के सार्थक विकास से ही छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। तब तक किसी छात्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता जब तक कि उसमें स्व अवधारणा का विकास संभव होता है। स्व अवधारणा के विकास के उद्देश्य, आवश्यकताएं, महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जाता है। योग्यताओं का वास्तविक ज्ञान। स्व अवधारणा के विकास की सर्वोत्तम प्रक्रिया के आधार पर छात्रों को अपनी अंतर्निहित क्षमताओं, योग्यताओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ साथ साथी समूह द्वारा इसकी योग्यता के बारे में बताया जाता है, तो उस योग्यता पर व्यवहारिक रूप से विचार करते हुए उसको अपनी अवधारणा में सम्मिलित करता है। इस प्रकार प्रत्येक छात्र अपनी प्रतिभा के स्वरूप को वास्तविक रूप से परिचित होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि कुछ छात्र अपने अंतर्गत बहिर्मुखी प्रतिभा की अवधारणा का अनुभव करते हैं, तो परंतु वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता। इसके मूल में स्व अवधारणा को सर्वोत्तम रूप में विकास का होना माना जाता है। स्व अवधारणा के सर्वोत्तम विकास की प्रक्रिया में एक छात्र द्वारा अपने मन में सभी गुणों की वास्तविक अवधारणा स्थापित की जाती है जो कि उसमें वास्तविक रूप में होते हैं। इनके आधार पर यह अपने वास्तविक व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। मानसिक विकास में सहायक स्व अवधारणा का विकास मानसिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। एक छात्र शिक्षक एवं उसके साथी समूह द्वारा उसके प्रति प्रकट किए जाने वाले भाव, विचारों की प्रक्रिया का संश्लेषण एवं विश्लेषण करता है। उसके अतिरिक्त वह अपने बारे में भी स्व अवधारणा का विकास करते समय व्यवहार नहीं करता, तो शिक्षक को यह अनुभव होता है कि उसमें मानसिक विसंगतियां विद्यमान है। मानसिक विसंगति को दूर करके उसको
स्व अनुभव किया जाता है कि उसमें क्रिकेट का खिलाड़ी बनने की क्षमता है। इसके साथ साथ वह अपने मित्रों से भी यह सुनता है कि वह क्रिकेट का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। इस आधार पर अपनी योग्यता के संबंध में तुरंत निर्णय नहीं करता, वरना अपने प्रदर्शन के विश्लेषण के आधार पर यह निर्णय करता है कि वह एक वास्तविक क्रिकेट खिलाड़ी है। इस प्रकार स्व अवधारणा के माध्यम से सर्वोत्तम निर्णय क्षमता का विकास संभव होता है। अब स्व अवधारणा के विकास हेतु शिक्षक एवं शिक्षालय की भूमिका क्या है? स्व अवधारणा के विकास की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से संपन्न करने में विद्यालय एवं शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्व अवधारणा के निर्माण की प्रक्रिया में विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जाता है। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। विद्यालयों का मानना है कि विद्यालय व्यवस्था का स्वतंत्रता से युक्त होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्र वातावरण में छात्र अपनी रुचिपूर्ण एवं वास्तविक गतिविधियों को संपन्न कर सकेगा। जब छात्र स्वतंत्र रूप से अपने अनुभव एवं विचारों का व्यवहारिक रूप प्रदान करेगा, तब उसके प्रति अवधारणाओं के विकास सर्वोत्तम रूप में होगा, क्योंकि नियंत्रण की दशा में वह अपने भावों एवं विचारों को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इससे उसकी स्व अवधारणा भी बड़ी प्रकार निर्मित नहीं होगी। सृजनात्मक वातावरण की उपलब्धता में छात्रों में स्व अवधारणा का सर्वोत्तम विकास करती है। विद्यालय में सदैव छात्रों को सृजनात्मक कार्य में संलग्न रखना, जिन छात्र की जिन कार्यों में रुचि होती है उन कार्यों से संबंधित गतिविधियां उपलब्ध कराई जाती है। इससे प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमताओं योग्यताओं के बारे में पूर्ण अनुभव होता है तथा भविष्य की संभावनाओं के बारे में पता चल जाता है कि वह वास्तविक स्थिति को समझ जाता है। सकारात्मक सोच का विकास। छात्रों में विद्यालय व्यवस्था के द्वारा सदैव सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए, क्योंकि